हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी, दैट इज मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक कॉन्सेप्चुअल कम फैक्चुअल ज़्यादा है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कम है, फैक्ट्स ज़्यादा हैं, है ना? तो सीखेंगे यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं, काफ़ी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग दोस्तों आज चर्चा करेंगे सबसे पहले दो एक्ट जो हमारा रह गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पहले इन दो एक्ट को डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन को। बाकी बच्चे सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे तो फिर हम लोग बस स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हम लोगों ने एक्ट पढ़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, सॉरी 1909, उसमें एक पॉइंट आपको ऐड कर लेना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1989 में मे बी ज़्यादा अगर मुश्किल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में, या जैसे हम कहते हैं मॉरल मिंटो रिफॉर्म्स, इसमें आपको एक पॉइंट बस ऐड कर लेना है कि इसके द्वारा, यानी इस एक्ट के द्वारा भारत सचिव की परिषद में, भारत सचिव की परिषद में, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए पूछा जा सकता है, इंग्लिश में भी मैं लिख दूंगा, भारत सचिव की परिषद में दो भारतीय को नियुक्त किया या अपॉइंट नॉमिनेट किया गया, मनोनीत किया गया। यानी कि इस एक्ट के द्वारा देखिए, जो भारत सचिव, मैंने बताया था आपको 1858 एक्ट याद करिए, वहां पर आपको बताया था कि भारत सचिव पद का गठन हुआ था। भारत सचिव कौन हुआ करता था? ब्रिटिश कैबिनेट में एक मिनिस्टर हुआ करता था, जिसके पास जिम्मेवारी थी भारत के ऊपर कैसे शासन चल रहा है, उसके बारे में संसद को मतलब जानकारी देते रहना कि भाई साहब भारत में सब कुछ शासन बराबर प्रॉपर चल रहा है। ये जो भारत सचिव की सहायता के लिए, मैंने बताया था 1858 में भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य वाली परिषद का गठन हुआ था, लेकिन अभी तक उसमें एक भी भारतीय को अपॉइंट नहीं किया गया, भारतीय को नॉमिनेट नहीं किया गया है। यहां पर जब बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपका भारत सचिव, यानी पहली बार इसमें क्या होता है, भारत सचिव की जो परिषद है उसमें दो भारतीय को अपॉइंट किया गया। ये दो भारतीय कौन कौन थे? एक थे दोस्तों केसी गुप्ता, केसी गुप्ता साहब थे, एक का नाम था केसी गुप्ता, और दूसरे थे बिलग्रामी साहब, है ना। दूसरे का क्या नाम था याद रखिएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दो व्यक्ति थे जिनको कि भारत के, मतलब जो भारत सचिव था उनका जो परिषद हुआ करता था उसमें अपॉइंट किया गया था। आप लिख सकते हैं, टू इंडियंस, इंडियन were nominated in Council of Secretary of State for India, Secretary of State for India for first time, for first time। ये पॉइंट आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा, है ना। यानी कि पहली बार क्या होता है, दो भारतीय को अपॉइंट किया जाता है किसमें, भारत सचिव की परिषद में। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। रव जी, ऋषभ, माहिम, आशुतोष, श्वेता, विनोद, जया, ऋषिता, पूजा, तुलिका, खुशी, आशीष सर जी प्लीज एक बार पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस का डिफरेंस बता दो ना। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस? देखिए, पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जो है ना, उसमें हम लोग कई सारी पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ते हैं, ये अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर हैं उनकी क्या क्या थ्योरी है, हर वो पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा जाता है। पॉलिटी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, गवर्नेंस, कैसे शासन होता है ये, और कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, यानी कि संविधान, ये पढ़ते हैं। ठीक है। हेलो कुंती, राहुल सर, मेरा मैथ्स की क्लास में चैटिंग के लिए नहीं आ रहा, आप अपडेट कर लो आसीन ऐप को, एक बार सुबह ऐप को अपडेट कर लीजिए।
किसी को यहां तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए, फिर हम चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गुड मॉर्निंग खुशी। किसी को यहां तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 इंडिया एक्ट 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू, इसे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं इस एक्ट। वही बात कि सर ये जो आपका मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड है ये कौन थे, तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू, ये क्या हुआ करते थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ये हुआ करते थे वायसराय उस समय भारत के, सॉरी मॉन्टेग्यू भारत सचिव हुआ करते थे, यानी ये क्या हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एंड दूसरे क्या हुआ करते थे, दूसरे हुआ करते थे ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, चेम्सफोर्ड ये क्या थे, ये इस समय वायसराय थे, यानी भारत के वायसराय हुआ करते थे। और इन्हीं दोनों ने मिलकर इसकी रणनीति तैयार करी, इस एक्ट को बनाया है ना, इसको लेकर रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत किया, इसलिए दोस्तों इसे नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इस एक्ट में क्या क्या बातें करी गई थी। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा इसमें क्या होता है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, अभी समझेंगे हम लोग, व्यवस्था की शुरुआत हुई, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की क्या हुई, शुरुआत हुई, यानी कि बाइकैमरलिज्म इन सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब कहेंगे सर ये बाइकैमरलिज्म इन सेंटर का मतलब क्या है? देखिए आपको बताया था कि केंद्र में अलग सरकार हुआ करती थी, राज्यों में अलग सरकार, प्रांतीय सरकार हुआ करती थी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, प्रांतों में अलग सरकार है। यहां पर क्या होता है, जो केंद्र है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो केंद्र था, केंद्र में क्या होता है, बाइकैमरलिज्म का स्टार्ट होता है, बाइकैमरलिज्म शुरू होता है। कैसे? तो जो उस समय दोस्तों सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, जिसे हम केंद्रीय विधान परिषद, या फिर इसे बाद में नाम कर दिया गया था इसका क्या, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली, हम लोगों ने देखा 1909 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर क्या होता है, इसके तहत याद रखिएगा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। जैसे वर्तमान में हमारा क्या है, वर्तमान में हमारा संसद है, वर्तमान में जो पार्लियामेंट है, संसद में क्या दो सदन है ना, पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, जो प्रेजेंट में जो हमारा पार्लियामेंट है इसमें क्या है, अभी है ना, लोकसभा है ना, हाउस ऑफ पीपल जिसे कहते हैं, और राज्यसभा जिसे हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ स्टेट। तो ये पहली बार जो ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया ये 1919 में किया गया सेंटर में। यहां पर जो सेंट्रल केंद्रीय विधान परिषद थी, इसको दो भागों में, इसके दो सदन बना दिए गए। इसके कितने सदन बना दिए गए, दो सदन बना दिए गए। और इसमें दोस्तों जो उच्च सदन नाम है, उच्च सदन यानी जो जैसे राज्यसभा था उसे क्या नाम दिया गया, उच्च सदन, अपर हाउस जिसे इंग्लिश में कहेंगे अपर हाउस, इसे क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया राज्य परिषद। क्या नाम दिया गया, राज्य परिषद या फिर स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना, काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो लोअर हाउस था
उसे नाम क्या दिया गया, सेंट्रल, उसे नाम दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या नाम दिया गया उसे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर जिसे हम क्या नाम दिया इसे, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, यह पहला काम होता है इसके तहत। आप बाद में लिखिए, लिखने का वक्त मैं दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखें, और यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया राजभान जी, है ना। मैं उम्मीद करता हूं मुझे भी मौका मिले आपसे कुछ सीखने का, है ना। चलिए, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम चलेंगे इसके आगे, और भी क्या क्या प्रोविजन थे उसकी हम लोग बात करेंगे। एक बार रिपीट कर दूं, ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखो, अभी तक ना जो केंद्र में क्या था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली था, केंद्रीय विधान परिषद था। ठीक है, लेकिन उसमें दो सदन, एक ही हाउस था। इस एक्ट में क्या कर दिया गया, जैसे वर्तमान में हमारा संसद है ना, हमारे संसद में क्या है, वर्तमान में दो हाउसेस हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, एक है हाउस ऑफ पीपल, एक है हाउस ऑफ स्टेट। ठीक है, तो उसका जो पहले जो स्टार्ट, ऐसा जो शुरुआत हुआ, ये कहां पर कब हुआ, 1919 में। पहली बार यहां पर क्या होता है, जो सेंट्रल इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके दो सदन बना दिए गए, दो हाउसेस बना दिए गए। कह दिया गया कि एक हाउस जो होगा उसको क्या हम कहेंगे, वो अपर हाउस होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उच्च सदन, और उसका नाम क्या दिया गया, उसे नाम दिया गया राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट। और जो दूसरा हाउस होगा उसे हम क्या नाम देंगे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधान परिषद, है ना, या केंद्र, सॉरी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा। यानी कि दो हाउसेस बना दिए गए उस समय जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी। क्लियर, आ गया समझ में। बताइए, और किसी को कोई दिक्कत। सर, सभा और परिषद में अंतर बता दीजिए। देखिए, यहां पर इसे नाम दिया गया है, जो सभा नॉर्मली जो होती है ना, परिषद, नॉर्मली क्या हुआ करता था, ये जो परिषद हुआ करते थे, इसके जो मेंबर्स थे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे इनके जो मेंबर्स थे। और ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा थी, इसके जो मेंबर्स थे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा। ठीक है, अब भी हो जाएगा। केजीएस यूजर जी, रॉलेट एक्ट सर इसी में आया था, रॉलेट एक्ट जो आया था इसके पहले आया था, है ना। ठीक है, क्लियर है, आगे चला हम लोग, और किसी को कोई दिक्कत। चलिए, अब देखिए इसमें क्या होता है, दूसरी बात, कि प्रांतों में, प्रोविंसेस में, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो प्रोविंस जो हुआ करते थे, प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में यानी प्रांतों में, हिंदी में मैं लिख देता हूं, फिर मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, इन्हीं सब मुद्दों से प्रश्न बनेंगे। प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया, यानी कि डायरची, डायरची was introduced in provinces, in provinces, डायरची was introduced in provinces। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर व्हाट इज डायरची, डायरची सिस्टम क्या है, ये द्वैध शासन क्या था, जैसे कि प्रांतों में लागू किया गया है, अभी सेंटर में नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, प्रांतों में लागू किया गया है, अभी सेंटर में लागू नहीं किया गया है। इसे सेंटर में लागू कब होगा, 1935 में। 1935 में क्या होगा कि जो प्रोविंसेस है, प्रोविंसेस में इस डायरची सिस्टम को समाप्त कर दिया जाएगा, प्रांतों में इस डायरची सिस्टम को एंड कर दिया जाएगा, और इसे लागू कहां पर किया जाएगा, सेंटर में लागू किया जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये जो हमारा
मतलब ये जो डायरची सिस्टम है, इस डायरची सिस्टम का मतलब क्या है? तो देखिए, डायरची सिस्टम में क्या किया गया, डायरची का मतलब क्या किया गया, डायरची में क्या होता है द्वैध शासन में, कि जो भी विषय होते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं जिस पर कि कानून बनाया जाता है, जो भी सब्जेक्ट होते हैं यानी जो भी विषय होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिफेंस है, जैसे मान लीजिए सुरक्षा है, फाइनेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है ना, रेवेन्यू है, राजस्व है, फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, और भी ऐसे कई सारे सब्जेक्ट, इरिगेशन है, सिंचाई है, एग्रीकल्चर है, कृषि है, एजुकेशन है। ये जो अलग अलग विषय थे जिस पर कानून बनाना है, उस कानून बनाने जो सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट को क्या किया गया, दो तरह में, दो विषय में बांट दिया गया, दो उसमें बांट दिया गया सब्जेक्ट को। एक विषय कर दिया गया जिसे क्या कह दिया गया कि रिजर्व्ड विषय है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, रिजर्व्ड यानी कि आरक्षित विषय, आरक्षित विषय है ये। और दूसरा कह दिया गया कि कुछ विषय जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर्ड होंगे, ट्रांसफर्ड होंगे यानी कि हस्तांतरित विषय होंगे, हस्तांतरित विषय होंगे। यानी जो कानून बनाने के जो विषय हुआ करते थे जिन पर कि कानून बनाना है, उसे दो सब्जेक्ट में बांट दिया गया। एक हस्तांतरित विषय बना दिया गया और एक बना दिया गया कौन सा, रिजर्व्ड सब्जेक्ट बना दिया गया, आरक्षित विषय बना दिया गया। जो आरक्षित विषय थे ये ब्रिटिशर्स खुद अपने पास रखते थे। ये जो ब्रिटिशर्स थे, आरक्षित विषय ये अपने पास रखते थे ब्रिटिशर्स। कहते थे ये आरक्षित विषय जो होंगे इस पर कौन होंगे, इस पे ब्रिटेन के जो लोग हैं वो होंगे, अंग्रेज होंगे इस पर। और ये जो विषय थे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ये किसे दे दिए जाते थे, ये इंडियंस को दे दिए जाते थे, इंडियंस को यानी भारतीयों को। अब होता क्या था, जैसे मान लीजिए कि वित्त, कृषि, रक्षा, ऐसे जो महत्वपूर्ण विषय थे वो रिजर्व्ड सब्जेक्ट हुआ, अपने पास रखा था किन्होंने, अंग्रेजों ने। और जैसे मतलब यहां पर सिंचाई, सॉरी एग्रीकल्चर यहां पर नहीं, वित्त, सिंचाई, रक्षा, ऐसे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, महत्वपूर्ण विषय वो ब्रिटिशर्स अपने पास रखते थे। और छोटे मोटे सब्जेक्ट जैसे शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, वो किसे दे देते थे, भारतीयों को दे देते थे। ठीक है, तो पहली बार जो ऐसा सिस्टम है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, प्रांतों में अभी किया गया, अभी केंद्र में नहीं, कहां पर, प्रोविंसेस में किया गया। कब किया गया, तो 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया। क्लियर है पॉइंट, यहां तक सभी को समझ में आया व्हाट इज डायरची। जैसे मान लीजिए दिल्ली, आप लोग देखते होंगे दिल्ली में एलजी और जो केजरीवाल जी हैं उनके बीच में हमेशा परस्पर विवाद होता रहता है, क्योंकि दिल्ली में जो सब्जेक्ट है कानून बनाने के, उन्हें कहता है कि ये कानून जो है राज्यपाल, मतलब जो यहाँ के एलजी हैं वो बनाएंगे, उपराज्यपाल हैं वो बनाएंगे, इस पर ये नहीं बना सकती है सरकार, है ना। तो दिल्ली से आप एक तरह से इस डायरची को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, है ना। जैसे दिल्ली में जो पुलिस है वो किसके पास है, केंद्र के पास है ना, केंद्र के पास है पुलिस, राज्य उसमें कुछ कर नहीं सकती है, जिसको लेकर बराबर क्या होता है, विवाद होता रहता है। एलजी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर अंकिता, उपराज्यपाल बोलते हैं हम लोग। जैसे बाकी राज्यों में क्या होता है ना, गवर्नर होते हैं, उसी तरह जो दिल्ली है वहां पर क्या है, गवर्नर की जगह क्या होता है, एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हम लोग बोलते हैं। जब हम राज्यपाल टॉपिक पढ़ेंगे ना, जब हम लोग गवर्नर टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे गवर्नर और एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके पावर्स में क्या अंतर होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सर इंडियन अपना राइट क्यों नहीं लेते थे, ठीक है, मतलब देखिए क्या है ना कि दो तरह के मतलब उस समय क्रांतिकारी हुआ करते थे, एक हुआ करते थे एक्सट्रीमिस्ट, एक हुआ करते थे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स कहते थे भैया हमें ये अधिकार दीजिए, तो मांगते थे तो धीरे 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 करके मिल रहा था। एक्सट्रीमिस्ट क्या करते थे, उसके लिए आंदोलन करते थे कि नहीं हमें ये चाहिए। तो ज्यादातर उस समय जो भारत का शासन, भारत में ज्यादातर जो वो थे वो मॉडरेट्स थे, वो जाकर कहते थे भाई साहब ये हमें दे दीजिए, उनकी इच्छा पर कि हाँ ठीक है देंगे लेकिन अगले कानून में देंगे, अभी नहीं देंगे। ठीक, आया समझ में? अनुच्छेद 7 से तुलना कर सकते हैं, अभी नहीं, अनस्टेबल बॉयज। अनुच्छेद 7 नहीं, अनुच्छेद 7 तो अभी है ही, मतलब अनुच्छेद 7 तो आप गलत बोल रहे हैं, अनुसूची 7 बोल सकते हैं, स्केड्यूल 7,
स्केड्यूल 7 की तुलना अभी होगी लेकिन 1935 में होगी, अभी नहीं। यहां तक क्लियर है सभी को? आगे चले हम लोग, इसके बाद क्या होता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। किसी को कोई दिक्कत? इंडिया में पार्लियामेंट कब आई? देखो पार्लियामेंट का जो गठन होता है ना आशीष, संसद का गठन हमारे संविधान के लागू होने के बाद 19 मतलब आर्टिकल 79 के तहत होता है, जो वर्तमान में हमारा संसद है। ठीक है, ये सब आसीन आप पॉलिटी में पढ़ मतलब सॉरी हिस्ट्री में पढ़ोगे। हिस्ट्री के वाले सर जो हैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे, है ना। मैं यहाँ पर पॉलिटी की बात कर रहा हूं, है ना। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ, स्केड्यूल 7 में भी तो यही है ना। अभी स्केड्यूल 7 की बात करेंगे हम लोग, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो यहां पर कॉम्युनल जो सांप्रदायिक जो निर्वाचन है, जो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, 1909 में कहां तक सीमित था? 1909 की जब बात करते हैं तो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ किसे दिया गया था? मुस्लिम्स को दिया गया था, है ना? प्रांत, प्रांत का मतलब जैसे वर्तमान में स्टेट है ना, वर्तमान में जैसे क्या है, स्टेट है, राज्य। उसी तरह उस समय प्रोविंस हुआ करते थे, राज्य की जगह पर क्या हुआ करते थे? प्रांत हुआ करते थे। अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं यहां पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन was extended to whom? Was extended to Sikh, Christian and Anglo-Indians. Anglo-Indian, यानी कि अभी तक जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वो सिर्फ और सिर्फ किस पर लागू होता था? मुस्लिम्स पर, मुस्लिम्स के लिए था, जो हम लोगों ने कल पढ़ा है, याद करिए। लेकिन अब इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को, सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिख, ईसाई तथा आंग्ल भारतीयों को भी प्रदान किया गया। आंग्ल भारतीयों को प्रदान किया। मतलब अब इनको भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या किया गया? प्रोवाइड किया गया। इस चीज को आप याद रखेंगे। सर सेक्शन सीआरपीसी 482 क्या होता है? करेंटली क्या हम सीआरपीसी पढ़ रहे हैं? और पीके कौशल जी आपको बता दूं, सीआरपीसी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सीआरपीसी में क्या है नहीं है, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर आवर एग्जाम, बिल्कुल इररेलिवेंट है ना। और जब हम फंडामेंटल राइट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर जो सीआरपीसी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस लाइक सेक्शन 377, ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल आर्टिकल कितने हैं, इंपॉर्टेंट कितने हैं सर? इंट्रोडक्शन क्लास देखिए पवन, जो टोटल आर्टिकल वर्तमान में हमारे संविधान में लगभग 460 के अराउंड है ना। और इंपॉर्टेंट उसमें लगभग आपके एग्जाम के लिए मान लीजिए कि 150 के आसपास जो आर्टिकल्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंग्लो इंडियन मीन्स होता है, एंग्लो इंडियन का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, एंग्लो इंडियन क्या होता है? आंग्ल भारतीय। जैसे मान लीजिए कि आप ब्रिटेन से आए भारत में और अब भारत में ही रह गए, अब ब्रिटेन से भारत में आए और अब भारत में ही रह गए, वापस आप गए नहीं, तो वैसे मतलब इंडियंस जो अंग्रेज थे ब्रिटेन से आए और यहीं पर रह गए, उसी को क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं, आंग्ल भारतीय कहते हैं। ठीक है,
हम लोग जब बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा, पहली बार महिलाओं को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को क्या दिया गया? मताधिकार दिया गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक समझिए महिलाएं किसी में वोट नहीं कर सकती थी, यानी फीमेल कैन नॉट वोट इन एनी इलेक्शन। है बहुत कम संख्या है इसकी, लगभग 1000 के आसपास ही होंगे, 1000-2000 के आसपास होंगे अभी, ठीक है, ज्यादा संख्या नहीं है इनकी। यानी कि पहली बार यहां पर क्या होता है, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, लेकिन सीमित मताधिकार दिया गया, सभी महिलाओं को नहीं दिया गया और सभी चुनाव में नहीं दिया गया, सीमित था, लिमिटेड था। याद रखिएगा, वुमेन were given right to vote but limited gave right to vote for first time but limited दिया गया, सभी निर्वाचन में नहीं और सभी महिलाओं को नहीं दिया गया, ठीक। और मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप ये बताइए कि राइट टू वोट वर्तमान में जो हमारा अधिकार है, ये कैसा अधिकार है और किस आर्टिकल के तहत है? आप लोगों से सवाल, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, आप लोग बताइए। सौरभ, क्या एक बार फिर से समझा दूं? इसके बाद चलिए आगे की पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो बताइए। वेरी गुड आसू, बिल्कुल आर्टिकल 326 और आर्टिकल 326 के तहत कैसा अधिकार है? याद रखिएगा, एक संवैधानिक अधिकार है, नॉट फंडामेंटल राइट अंकिता। फंडामेंटल राइट जो है, जो हमारे संविधान के भाग 3 के तहत हमें दिए गए हैं, हमारे संविधान के पार्ट 3 के तहत जो प्रदान किए गए हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार हैं। संविधान के अन्य प्रावधानों के तहत जो अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, वो कैसे अधिकार हैं? संवैधानिक अधिकार हैं। और आर्टिकल 326 के तहत है ये हमारा संवैधानिक अधिकार। और वुमेन को हर चीज में इतना पीछे क्यों आता था, ये रखता था ये लोग? क्योंकि उस समय दोस्तों, मतलब उस समय क्या है, अभी भी कई चीज में महिलाएं पीछे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कार्य कर रही है। धीरे धीरे महिलाओं को उनका जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अलग अलग कानून बनाए जा रहे हैं। हाल में आपने देखा होगा नारी शक्ति वंदन विधेयक, जिसके तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 1/3 रिजर्वेशन प्रदान करने के लिए क्या किया, बिल पारित किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, महिला सशक्तिकरण के लिए ये किया गया है। ठीक, क्लियर है? यहां तक संवैधानिक अधिकार है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। इसके तहत और क्या चीज होता है दोस्तों? इसके दोस्तों याद रखिएगा, इसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविजन फॉर, ध्यान से समझिएगा, प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ध्यान से मेरी बात को समझेंगे आप लोग। अभी नहीं, अभी मतदान का दिया गया है माही, मतदान का सिर्फ, है ना। याद रखिएगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लेकिन आप यह समझो कि प्रावधान तो किया गया, लेकिन अभी गठित हुआ नहीं है, बना नहीं है, सिर्फ यहां पर प्रोविजन किया गया। क्योंकि उन्हें हक नहीं दिया गया खुशी जी, उनमें अशिक्षा, सबसे बड़ा कारण जो था वुमेन में लिटरेसी था। धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाएं साक्षर हो रही हैं, जैसे वो लिटरेट हो रही हैं, वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं, उनको उनका हक दिया जा रहा है। ओके, इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है किसकी?
केंद्रीय लोक सेवा आयोग की, लेकिन इस एक्ट में प्रोविजन किया गया लेकिन अभी हुआ नहीं। हुआ कब? तो याद रखिएगा, एक ली रिपोर्ट आता है, ली कमीशन बनता है 1924 और 1924 में इसका रिपोर्ट आता है। और ली कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर, इसी के रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों कब बनता है? तो याद रखिएगा 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है। 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 केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है कब? 1926 में। और ये ली कमीशन वाला रिपोर्ट, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? पहले आप लोग इतना लिखिए, और यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम लोग इसके आगे के मुद्दों की बात करेंगे और क्या क्या बातें यहां पर होती है। चलें आगे। ली कमीशन जो है ना, मतलब इस केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन के लिए ली कमीशन बनाया गया। और ली कमीशन में कहा गया कि, मतलब ली कमीशन के रिपोर्ट में कहा गया कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होना चाहिए ना। और इसके मतलब रिपोर्ट पर ही 1926 में जाकर सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन होता है। यूपीएससी में कौन काम करता है? यूपीएससी में देखिए, यूपीएससी का जो कंपोजिशन है, हम लोग जब यूपीएससी पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। यूपीएससी हमारा एक टॉपिक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका गठन आर्टिकल 315 के तहत होता है। उसमें एक चेयरमैन होते हैं, बाकी अन्य मेंबर्स होते हैं। उनके चेयरमैन और उनके मेंबर्स को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। ये सब हम लोग यूपीएससी में डिस्कस करेंगे। हाँ, यूपीएससी जो है, मतलब पहले जो, मतलब उसका ओरिजिन देख रहे हैं वो कहां पर दिख रहा है? 1919 में के एक्ट में ही दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर वॉज क्रिएटेड। इसी एक्ट के तहत दोस्तों याद रखिएगा कि स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, वर्तमान में जो लोकसभा में आप सुनते होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर कौन है? वर्तमान में कोई नहीं, पद वैकेंट है उनका। नॉर्मली हमारे देश में एक कन्वेंशन है हमारे देश में कि जो स्पीकर होता है वो रूलिंग पार्टी से होते हैं लोकसभा में, और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो कहां से होता है? अपोजिशन से होते हैं। क्योंकि रूलिंग पार्टी इन ब्रूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत में है। कौन? जो रूलिंग पार्टी है। तो वो क्या है कि डिप्टी स्पीकर का पद ही क्रिएट नहीं किया, मतलब उनका डिप्टी स्पीकर किसी को अपॉइंट, चुनाव ही नहीं कराया अभी तक, जो कि संवैधानिक नहीं है। बिकॉज हमारे संविधान का आर्टिकल 93 कहता है कि स्पीकर, लोकसभा के अंदर स्पीकर भी होने चाहिए और डिप्टी स्पीकर भी होने चाहिए। स्पीकर तो है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का अभी तक इलेक्शन नहीं कराया गया, क्योंकि बिल्कुल क्या है, असम। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी का गठन, पल्लवी जी, जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, है ना, उसके बाद आर्टिकल 315 के तहत। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो होता है वो 1926 में होता है ना। तो याद रखिएगा, यहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का गठन किया गया या सृजन किया गया। वर्तमान में जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उस समय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो हुआ करती थी, केंद्रीय विधानसभा जो हुआ करती थी, उसके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पद का गठन किया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद का गठन किया गया सबसे पहले कब? 1919 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रेजाइड करने के लिए क्या होंगे? स्पीकर होंगे, और अगर स्पीकर नहीं होंगे तो उनके जगह पर क्या होंगे? डिप्टी स्पीकर होंगे। ठीक है।
साथ ही साथ दोस्तों यहां पर यह प्रावधान किया गया कि आफ्टर 10 ईयर statutory commission will create it to review effect of this act। यानी क्या कहा गया, इस कानून के लागू होने के 10 साल बाद इसके परिणाम के जांच के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। और आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो 1927 में, मतलब कि इस कानून के 10 साल मतलब लागू होने के पहले ही, ये इस कानून के लागू होने के 10 साल पहले ही, मतलब 10 साल से पहले ही, 10 साल मतलब कहा गया था कि 10 साल के बाद हम बनाएंगे। 1919 में ये कानून लागू हुआ ये कानून 1921 में जाकर, बना कब 1919 में। और लागू होने के, ये जब कानून बना था उसके लागू होने के 10 साल के पहले ही क्या कर दिया गया, कमीशन बना दिया गया। कौन सा? साइमन कमीशन। 1927 में इसका गठन हो जाता है। 1928 में यह भारत आ जाता है, ठीक है, जिसका जमकर विरोध होता है, जिससे व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन आदि नामों से जाना जाता है, क्योंकि उसमें सारे के सारे मेंबर्स कौन थे? इंडियन थे, सॉरी ब्रिटिशर्स थे, इंडियन नहीं। एक भी उसमें इंडियन नहीं था, सारे के सारे क्या थे? अंग्रेज थे उसमें, और इसलिए उसे नाम दिया गया था व्हाइट कमीशन। इसका जमकर विरोध होता है भारत के अंदर। क्लियर है पॉइंट? आया समझ में? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद चलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। भारत के संवैधानिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये 3 एक्ट याद रखिएगा, 1909, 1919 और 35। इससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। After 10 years, a statutory commission will created to review effect of this act। है ना सर? सभी अनुच्छेद याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, सभी अनुच्छेद याद करनी है जी आपको। हाँ, लगभग 150 के आसपास आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा। किसी को यहां तक और कोई समस्या? आगे चले हम लोग। सर फर्स्ट स्पीकर कौन था? फर्स्ट स्पीकर देखो आशीष, अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जीवी मावलंकर, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग इससे डिस्कस करेंगे। जीवी मावलंकर जो थे वो पहले अध्यक्ष थे लोकसभा के, और पहले डिप्टी स्पीकर थे एम ए अयंगर। ओके, चला आगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या इसे कहते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935।
सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर यह याद रखना है कि दिस इज मेन सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मेन सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो सबसे प्रमुख स्रोत है ना वो यही, क्योंकि हमारे संविधान में जो मैक्सिमम चीजें ली गई है वो यहीं से ली गई है। हमारे संविधान का प्रमुख स्रोत है, हमारे संविधान का प्रमुख सोर्स है, प्रमुख स्रोत है कौन? तो याद रखिएगा भारत शासन अधिनियम। दूसरी बात यहां पर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा डायरची, डायरची जिसकी बात हम लोगों ने करी, डायरची वॉज एबोलिश्ड, डायरची वॉज एबोलिश्ड इन प्रोविंसेस, डायरची वॉज एबोलिश्ड इन प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर, एंड इंट्रोड्यूस्ड इन सेंटर। बिल्कुल आता है आकाश जी, आपने शायद पीवाईक्यू देखा नहीं है, आपसे बिल्कुल सवाल पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया, वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप लोग देखिए, जब भी आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं ना, किसी एग्जाम के लिए, ये मैंडेटरी है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीडीएस का, सीएपीएफ का, व्हाटएवर। आपको एनडीए और सीडीएस के बच्चों के लिए खास हिदायत है, चाहे एनडीए के बच्चों या सीडीएस के बच्चों, दोनों को मैं बता रहा हूं, पिछले 10 साल के पेपर को, चाहे एनडीए के जो बच्चे हैं वो एनडीए और सीडीएस में पिछले 10 साल में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं जीएस के, उसको आप याद करो, पिछले 10 साल के क्वेश्चन को। और सीडीएस के भी जो बच्चे हैं वो भी एनडीए और सीडीएस में पिछले 10 वर्षों में जीएस में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसे आप बिल्कुल देखिए, उसे आप लोग याद करिए, उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना लगभग याद रखिएगा 20 से 30% क्वेश्चन इन्हीं जगहों से रिपीट होते हैं, ठीक है, इन्हीं जगहों से रिपीट होते हैं। क्लियर? हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों यहां पर जो डायरची है, यानी कि द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त किया गया, प्रांतों में समाप्त किया गया, द्वैध शासन को प्रांतों में समाप्त किया गया, तथा कहां लागू किया गया? तथा केंद्र में लागू किया गया, तथा कहां पर लागू किया गया? केंद्र में लागू किया गया। इतना पहले लिखिए, अब इसके बाद क्या होता है हम लोग उसकी भी बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, मैंने पिछले 25 वर्षों के पेपर को एनालाइज किया है, चाहे वो एनडीए में पूछा गया हो, सीडीएस में पूछा गया हो, सीएपीएफ में पूछा गया हो, और इन 25 वर्षों के क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लगभग 20 to 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं सीडीएस और एनडीए में, है ना। इसलिए एनडीए और सीडीएस दोनों के पेपर को आप लोग जीएस के पेपर को एनालाइज करिए, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो, कोई भी पार्ट है। एफकेट के क्वेश्चन जो खुशी होते हैं बहुत इजी नेचर के होते हैं, है ना। एफकेट के लिए बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए आप एफकेट के पेपर को एनालाइज कर लो, है ना, वही इनफ है, ठीक है। हाँ, सीएपीएफ का देखिए, सीएपीएफ का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सीएपीएफ वाले जो बच्चे हैं ना, एनडीए वाले बच्चे मत करिए सीएपीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व, हाँ, जो सीडीएस वाले बच्चे हैं वो सीपीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सीएपीएफ वाले जो बच्चे हैं वो सीडीएस और एनडीए दोनों के पेपर को सॉल्व करो। सीएपीएफ का तो करना ही करना है, जो सीपीएफ के बच्चे। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है ना, जैसे रोशन आप ये समझिए कि कानून बनाना है, और कानून बनाने के लिए क्या है, अलग अलग विषय हैं, एजुकेशन है, डिफेंस है, इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, फाइनेंस है, ठीक है, ऐसे कई सारे विषय हैं जिस पर कि कानून बनाया जाए। अब द्वैध शासन में क्या किया जाता है, द्वैध शासन के अंदर क्या किया गया कि जो कानून बनाने के जो विषय हैं उनको दो भाग में बांट दिया गया, दो भाग में। एक भाग जिसे नाम दिया गया क्या, कि ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट है। रिजर्व्ड सब्जेक्ट का मतलब क्या, आरक्षित विषय है। आरक्षित विषय क्या, ये रिजर्व रहेंगे किसके लिए, फॉर ब्रिटिशर्स,
ये अंग्रेजों के लिए रिजर्व बनाएंगे, यानी कि इस पर अगर कानून बनाना होगा तो वो अंग्रेज बनाएंगे। जो महत्वपूर्ण विषय हुआ करते थे, लाइक फाइनेंस, लाइक इरिगेशन, ऐसे विषय वो कहां रखते थे? अपने पास रखते थे। और जैसे आपका एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ऐसे जो छोटे छोटे विषय हुआ करते थे वो भारतीयों को देते। वो कहते थे ये जो विषय है ट्रांसफर्ड विषय है, किसको? इंडियंस को। इस पर कानून बनाना है तो वो इंडियंस बनाए। और ऐसा ही जो सिस्टम था इसे ही क्या कहा जाता था? डायरची या द्वैध शासन। इसमें क्या होता है? यहां पर डायरची को अबॉलिश कर दिया गया, कहां पर? प्रोविंस में। और इंट्रोड्यूस कहां कर दिया गया? सेंटर में। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ये दो टॉपिक है, इससे ज्यादा सवाल बनता है। शिवम कुमार सीडीएस लवर जी, मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूं, क्या सवाल है आपका? चलिए खैर, हम लोग अगले मुद्दे पर चलते हैं। अगला यहां पर क्या होता है? बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 6 provinces, 6 provinces out of 11 provinces। क्या है अब इसका मतलब? समझते, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया कितने प्रांतों में? 11 में से 6 प्रांतों में। 6 जो प्रोविंसेस हैं उनमें दोस्तों इसको क्या किया गया? लागू किया गया। अब ये 6 प्रोविंसेस कौन कौन से थे? ये भी हो सकता है आपसे पूछ दें, है ना, कि ये 6 प्रोविंसेस कौन कौन से थे, ये भी आपसे पूछ दें, तो हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से 6 प्रोविंसेस थे जहां पर इसे लागू किया गया है। याद रखिएगा, ये था एक यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस या जिसे हम कहते थे संयुक्त प्रांत। वर्तमान में जो यूपी है, वर्तमान में जो यूपी है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट है बंगाल, बंगाल प्रांत, फिर बॉम्बे, इसके बाद आसाम, उसके बाद याद रखिएगा बिहार। कितने हो गए? 2 3 4 5, है ना। और कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा मद्रास। ये 6 प्रोविंस ऐसे थे जहां पर कि बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पर 2 सदन हुआ करते थे, वैसे इन 6 प्रोविंसेस में भी कहा गया कि जो ये 6 प्रोविंसेस हैं, यहां का जो लेजिस्लेचर है वहां पर भी 2 हाउसेस हुआ करेंगे। क्लियर है यहां तक? मतलब श्वेता जी उस समय की बात कर रहे हैं। एजुकेशन, देखिए एजुकेशन कब अच्छा होगा? श्वेता समझना मेरे कहने का मतलब क्या है। एजुकेशन कब अच्छा होगा? जब आप एजुकेशन पर पैसे खर्च करोगे, है ना। अब फाइनेंस किसके पास रखा हुआ है? ब्रिटिशर्स ने अपने पास रिजर्व सब्जेक्ट में। पैसा देगा ही नहीं तो एजुकेशन बढ़िया होगा? नहीं। अगर पैसे ही शिक्षा के ऊपर पैसे, भैया हम आपको इतना ही पैसा देंगे शिक्षा पर खर्च करने के लिए, एजुकेशन कहां से अच्छा होगा? आप क्या ही कर लेंगे बिना पैसे के एजुकेशन मिनिस्ट्री लेकर के? समझ में? मेरे कहने का मतलब यह है। वहां पर आया समझ में? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, यहां पर दोस्तों एक ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन की बात करेंगे, लेकिन हम उसे अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ।
चलें आगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट यानी कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक। और संघीय न्यायालय की स्थापना होती भी है, कब होती है? इन 1937 इन दिल्ली। 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, याद रखिएगा, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 6 अन्य जज हुआ करते थे उस समय। एक चीफ जस्टिस और 6 अन्य जज हुआ करते थे। फर्स्ट और लास्ट में क्या है प्रांत में? फर्स्ट में लिखा है संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस और लास्ट में है मद्रास। ठीक है पल्लवी, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस और लास्ट में क्या है? मद्रास है। यहां पर दोस्तों बात करते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा। इसकी स्थापना होती है, फेडरल कोर्ट की स्थापना कब होती है? याद रखिएगा, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई कब? फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1937। और यहां पर दोस्तों इसमें जो फेडरल कोर्ट बना, इसमें एक चीफ जस्टिस प्लस 6 अदर जजेस हुआ करते थे। 6 अदर जजेस। अदर जजेस के नाम आपको याद रखने जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीफ जस्टिस है, जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश, इसका नाम आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस। सर मॉरिस सॉरी मॉरिस ग्वेर, नॉट मॉरिस, सर मॉरिस ग्वेर। हिंदी में लिख सकते हैं सर मॉरिस। ये बहुत जब फैक्चुअल, बहुत जब डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से आपसे सवाल हो सकता है, पूछ दिया जाए। जो 1937 में फेडरल कोर्ट बना था, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 1774 में जो बना था वो तो पूछा ही जाता है, वो तो कई बार पूछा गया है। 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, उसके अध्यक्ष, उसके मतलब चीफ जस्टिस कौन होते हैं? एलिजा इम्पे। 1937 में जब फेडरल कोर्ट बनता है, यहां पर क्या होता है? यहां पर इसमें जो पहले चीफ जस्टिस बनते हैं इसके, वो बनता है सर मॉरिस ग्वेर। और याद रखिएगा, जब 1950 में वर्तमान में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 124 के तहत होता है, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को होता है, उसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो कौन बनते हैं? हीरालाल जय कानिया, एच जे कानिया, याद रखिएगा। शिवम कुमार सीडीएस लवर जी, करेंटली क्या हम प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे हैं? यस और नो? प्रेसिडेंट डिस्कस कर रहे हैं क्या? बताइए। प्रेसिडेंट जब डिस्कस करेंगे तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो ग्राउंड होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, वो होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तभी उनको हटाया जा सकता है। उनको हटाने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। उनके हटाने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है कि उनको हटाने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन में आपको रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, एक मोशन लाना पड़ेगा कि हम भाई राष्ट्रपति को हटाने वाले हैं। लेकिन ऐसे नहीं ला सकते। उसके लिए आपको लाने के लिए मिनिमम जो आपको सपोर्ट चाहिए होगा, जो हाउस है, जो सदन है, उसके टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 सदस्यों का सहमति चाहिए, तब जाकर आप इसे या तो लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी ला सकते हैं। अगर राज्यसभा में लाएंगे तो राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है उसका 1/4 सदस्य का बहुमत आपको सपोर्ट चाहिए। लोकसभा में जो लाएंगे, लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसके 1/4 सदस्य का आपको सपोर्ट चाहिए। और जब ये लाएंगे तो इसको लाने के बाद आपको दोनों सदन से इसे अलग अलग सेपरेटली
टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पद से हटते हैं। ये मैंने आपको एक सिंपल मतलब 1 मिनट के अंदर बताया, लेकिन ये जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग, में काफी वक्त लगेगा, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा इस पूरे प्रोसेस को समझने में। फेडरल कोर्ट इसलिए आशीष क्योंकि उस समय जो कोर्ट हुआ करते थे ना इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में, है ना, उन सभी में, मतलब उसके ऊपर बनाया गया था, उसके जैसे उस समय मतलब जो आपका कोर्ट हुआ करता था, जो हाई कोर्ट हुआ करते थे, उनके ऊपर नियंत्रण के लिए यह फेडरल कोर्ट बनाया गया था, पूरे देश के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे संघीय न्यायालय नाम दिया गया था। ठीक है। फर्स्ट सीजेआई असीन यहां पर जो है सर मॉरिस ग्वेर हैं। 1774 में जो बने थे उनका नाम था एलिजा इम्पे, और जो 1950 में जो सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ उसके जो पहले चीफ जस्टिस बनते हैं वो बनते हैं हीरालाल जेकानिया। हाँ, कल से मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। रोशन हजम जी, वहां पर ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं था, है ना, लेकिन वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जो मुख्य न्यायाधीश है उनका जो टर्म होता है वो 65 ईयर तक होता है, 65 ईयर की एज तक होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। फेडरल कोर्ट वर्तमान, उस समय का जो फेडरल कोर्ट है ना आशीष, वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट है ना। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो पहले उसी को फेडरल कोर्ट कहते थे। जब संविधान लागू हो गया तो उस फेडरल कोर्ट की जगह पर ही क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया हमारे देश में एज पर आर्टिकल 124। हाँ, उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, है ना माहिम जी। ठीक है, इसमें दोस्तों और भी 2-3 मतलब 3-4 प्रोविजन और हैं, जैसे इसमें आरबीआई की स्थापना का प्रावधान था, आरबीआई की स्थापना का प्रावधान था। प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आपको पता है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब होती है, 1935 में होती है, 1 अप्रैल 1935 को। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में होता है, 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां शिफ्ट होता है आरबीआई का, मुंबई। ये आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे काफी डिटेल में। इसी में दोस्तों और भी कई प्रावधान थे, जैसे कि पहली बार जो सब्जेक्ट हुआ करते थे उनको 3 लिस्ट में बांटा गया, यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और साथ ही साथ यहां पर दोस्तों ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन की बात करी गई। अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा, लेकिन अखिल भारतीय संघ का निर्माण हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे इन चीजों को, क्योंकि आज का जो वक्त है ये खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है क्लास का। 6 अदर जज के नाम नहीं याद रखने, अरे बिल्कुल नहीं याद रखना है राज, अगर याद रखना होता तो मैं यहां पर लिखता उसके नाम, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। एमपीज जो इलेक्ट होते हैं वाया पब्लिक, वो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं या एग्जीक्यूटिव के? सर बहुत पहले से डाउट है, क्लियर कर दीजिए। काजल जी देखिए, एक होता है एमपी, एक होता है एमएलए, एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पूरे देश के लिए जो आपका कानून बनाता है वो बनाता है पार्लियामेंट, जो दिल्ली में है। और हर राज्यों के लिए, जो राज्य पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर कोई कानून बनाना है तो वो बनाता है उस पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे हम राज्य विधानमंडल कहते हैं। वो हर राज्य के नॉर्मली कैपिटल में होता है, जैसे बिहार है उसका पटना में होगा, यूपी का लखनऊ में है। इसी तरह अलग अलग राज्यों का जो उनके कैपिटल में होता है विधानमंडल जिसे हम कहते हैं। तो जैसे पार्लियामेंट है ना, ध्यान से सुनिएगा, जो पार्लियामेंट है कि संसद जो है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। जो हम लोग डायरेक्टली जो इलेक्ट करते हैं वोट डाल करके, जैसे 2024 में जो इलेक्शन होगा जिसमें डायरेक्टली पीपल वोट करेंगे, वो किसे चुनेंगे, लोकसभा के मेंबर्स। जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको कहते हैं लोकसभा के एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन लोकसभा के एमपी कहलाते हैं वो।
राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्टली हम लोग नहीं चुनते हैं, वो राज्यों के एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनते हैं। लेकिन वो भी एमपी कहलाते हैं, लेकिन उन्हें कहते हैं राज्यसभा के एमपी कहते हैं। और जो विधानसभा, राज्यों के अंदर जो राज्य विधानमंडल होता है ना, वहां पर क्या होती है, विधानसभा होती है। जो राज्य के अंदर जब चुनाव होता है मुख्यमंत्री वाला, उसमें जो आप वोट करते हैं वो विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वोट करते हैं। और जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बोलते हैं उनको। जो एग्जीक्यूटिव है एक्चुअली कार्यपालिका जो होती है ना, कार्यपालिका एक्चुअली मंत्रियों का जो समूह होता है, उनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको मंत्री परिषद कहा जाता है। वो राज्यों में भी अपना अलग होता है राज्य का, केंद्र का अपना अलग होता है। अगर केंद्र के मंत्री परिषद का आपको सदस्य बनना है, केंद्र में अगर आपको मंत्री बनना है तो आपको अभी बन सकते हो आप मंत्री, लेकिन जिस दिन मंत्री अपॉइंट होंगे उसके 6 मंथ के अंदर आपको या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। इसी तरह अगर राज्य सरकार में अगर आप मंत्री बनते हैं, राज्य सरकार के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उस राज्य सरकार के अंदर जब आप मंत्री बनते हैं तो आप कुछ 6 महीने के, जिस दिन आप मंत्री अपॉइंट होंगे उसके 6 मंथ के अंदर अंदर या तो आपको विधानसभा का, या फिर कुछ राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में उस विधान परिषद का सदस्य आपको बनना पड़ेगा। यह है कहानी। क्लियर है काजल जी? वो बिलोंग करते थे ब्रिटेन से, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे वो जज, अंग्रेज। ठीक, हाँ, लेकिन यहाँ स्टूडियो से क्लास है ना, आपका क्लास नहीं है, लेकिन जैसे स्टूडियो से क्लास हो रही है उसमें तो क्लास होगी ना किसी। चलिए, किसी का कोई दिक्कत है? बाकी 2-3 प्रोविजन जो है, इस 2-3 प्रोविजन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 10 मिनट का और मुद्दा रह गया है इसमें, है ना। सर एमएलए एमएलसी में क्या अंतर है? ललिका कुमारी जी, जैसे देखिए सेंटर में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह 6 स्टेट हैं जहां पर क्या लेजिस्लेटिव असेंबली है और वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं, लाइक राज्यसभा जैसे पार्लियामेंट है, वैसे 6 स्टेट में क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एमएलसी कहते हैं। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे हम अगली क्लास में, कल की क्लास में। कल हम लोग, कल आपका कल से जो क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट होगा। कल के बाद आप लोग बिल्कुल भी एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है ना। ठीक है, तो कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।